आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म हम लोग पढ़ेंगे और तुम सबको मालूम ही होगा व्हाट इज प्रिज्म। अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन सरफेसेस विद अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। मतलब एक प्रिज्म है बाउंडेड बाय द कुछ ड्रॉ कर लिया जाए। तो ये प्रिज्म सपोज, तो मैंने क्या बोला, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन सरफेसेस। जैसे कि ग्लास स्लैब था, उसमें 6 सरफेसेस थे और जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस थे वो दोनों आपस में पैरेलल थे। बट प्रिज्म में जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो आपस में with some angle they are inclined. 2 refracting surface are inclined with an angle which is called the angle of prism and is denoted by A। अच्छा, 2 सरफेस इसमें साफ नजर आ रहा है, 2 सरफेस तो ट्रायंगुलर हैं और जो इसके अदर 3 सरफेसेस हैं these are rectangular surfaces। तो जो एक सबसे नीचे वाला जो रेक्टेंगुलर सरफेस है वो बेस होता है। ये प्रिज्म है मेरे पास, दिखा सकता हूं। तो ये 2 जो है ट्रायंगुलर फेसेस हैं, नीचे वाला जो रेक्टेंगुलर फेसेस जो है फेस वो बेस होता है और अदर 2 जो है फेसेस उनके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। ठीक है, तो जो मेनली हम लोग जब प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म तो ऐसा एक 3D फिगर है और जिसमें कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ट्रायंगुलर होता है। बट अब हम लोग जब भी फिगर बनाया करेंगे तो जो इसका प्रिंसिपल फेस है, ठीक है, ये जो इस ट्रायंगल का जो बेस है वो हम प्रिज्म का बेस की तरह हम लोग उसको ट्रीट करेंगे और ये जो 2 अदर साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं ये इनको रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की तरह हम लोग इसको ट्रीट किया करेंगे। तो अब क्योंकि जो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस ग्लास स्लैब में पैरेलल हुआ करती थी तो इमर्जेंट रे भी अपनी इंसिडेंस रे की पैरेलल होती थी। बट इसमें जो है ये 2 सरफेस जो है आपस में पैरेलल नहीं है, इसलिए जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के पैरेलल तो हो नहीं सकती। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम लोग कुछ फार्मूलाज हैं इसको डिराइव कर लेते हैं। प्रिज्म का ये एंगल ऑफ प्रिज्म में हम लोग इसको एंगल ए ले लिया, ठीक है। अब ये एक इंसिडेंट रे यहाँ पे पॉइंट पी पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। अब क्योंकि ये रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है ये रे, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पी पे हमने एक 90 डिग्री पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो क्या होगा, ए बी सरफेस के लिए वो नॉर्मल का काम करेगा। तो इस पॉइंट पी पे ये जो नॉर्मल बनाया है तो ये इंसिडेंट रे जो है वो किस तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। सपोज करो ये R1 डिग्री बेंड हो गई और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था इसको हम लोगों ने I से डिनोट कर लिया। ओके, अब ये जो है इस मीडियम के थ्रू ये रे अंदर ट्रेवल करेगी प्रिज्म के अंदर और अब ये Q पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी। जब ये Q पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो अब ये डेंसर से रेयरर एयर की तरफ जाएगी, रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी। तो फिर ये अगेन क्या होगा, ये बेंड हो जाएगी किसकी तरफ, सॉरी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी। तो ये जो एंगल है नॉर्मल से, ये जो इमर्जेंट रे है वो क्या, वो एंगल तुमने E मान लिया, E से इमर्जेंट रे का एंगल E मान लिया। कुछ बुक्स में I1 और I2 दे रखा होगा, हम लोग I और E मान के करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इस रे को पीछे ऐसे हम लोग, सॉरी
ये ओरिजिनल पाथ पे ये जा रही है, तो ओरिजिनल पाथ से ये R1 एंगल डेविएट हो गई है, एंगल ऑफ डेविएशन है। ये जो है हमारा R1 है और ये डेविएट हो गई ओरिजिनल पाथ से, तो ये Δ1 हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्राइक की एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अब नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और एंगल ऑफ डेविएशन ये Δ1 हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये ओरिजिनल पाथ था, अगर ये ग्लास ना होता तो ये ऐसे निकल जाती, लेकिन ये डेविएट होके इधर चली गई, तो ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन, फर्स्ट एंगल। अच्छा, अब ये रे ऐसे जा रही है। ठीक है, अगर ये ना होता तो ये सीधे चली जाती, लेकिन अब ये इसका ये रिफ्रैक्ट होके इस डायरेक्शन में करेगी, तो इसको अगर हम पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल ये होगा, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन 2। ठीक है, ये इमर्जेंट होके बाहर निकल गई। अच्छा, तो अगर यहाँ पे ये ग्लास स्लैब ना, ये प्रिज्म ना होता, तो ये जो पूरी रे है इस डायरेक्शन में, सपोज करो ये कुछ भी मान लेते हैं, एन मान लेते हैं, ये OPN, ये ऐसे रे चली जाती है। बट ये जो हमारी इमर्जेंट फाइनल रे है वो तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इसको हमने पीछे की तरफ ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर लिया। तो अब ये जो इनिशियल पाथ था और ये जो फाइनल पाथ है, उसके बीच में ये जो एंगल है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में कितने एंगल का डेविएशन हुआ। अच्छा, जो ट्रायंगल MPQ, ये MP और Q, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2, द सम ऑफ दीज एंगल विल बी द एक्सटीरियर एंगल, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। ओके, अब देखो कि ये जो एंगल I है इसका अपोजिट एंगल, तो ये कंप्लीट अपोजिट एंगल है Δ1 प्लस R1, Δ1 प्लस R1। ठीक है, I इज इक्वल टू Δ1 प्लस R1। ओके, अब ये जो इमर्जेंट एंगल है, ठीक है, यहां से यहां तक ये हमारा R2 हो गया। ठीक है, अब ये जो रे जा रही है इस नॉर्मल से, ये R2 डिग्री बना रही है, ये वाली जो अंदर प्रिज्म के अंदर जो रे चल रही है रिफ्लेक्टेड रे, और इस नॉर्मल पॉइंट Q पे जो नॉर्मल है वो एंगल है हमारा R2। तो ठीक है, अब R2 प्लस Δ2 ये किसके बराबर हो जाएगा, अपोजिट एंगल E के। ठीक है, तो E इज इक्वल टू R2 प्लस Δ2। ओके, अच्छा, अब ये देखो कि A, P, N और Q एक क्या बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, और चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है, बट उसमें से एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो फिर एंगल A प्लस एंगल M का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। भाई दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 360। अच्छा, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, तो फिर एंगल A प्लस ये एंगल M, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा 180 के। तो अब यहां पे देखो एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब एंगल N हमारा कितना हो जाएगा, एंगल N विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। ओके, अब देखो ये जो ब्लू लाइन ये जा रही है और ये भी तो एक ट्रायंगल बना रहा है, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल N कितना हो जाएगा 180 डिग्री। R1 प्लस R2 प्लस ये एंगल N हमारा कितना आया था 180 माइनस एंगल A विल बी इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 हमारा कितना हो जाएगा एंगल A।
ठीक, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल। ओके, अब ये जो इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो I प्लस E इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कितना है, ये देखो, एंगल ऑफ डेविएशन, इंसिडेंस एंगल जो थी और जो इमर्जेंट रे थी, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू द एंगल ऑफ डेविएशन प्लस R1 प्लस R2 अभी हम लोगों ने निकाला एक। तो हम लोगों का एक फार्मूला क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंट will be equal to angle of deviation plus angle of prism। ये फार्मूला याद कर लो, ठीक, 8th क्लास में भी था ये। मेरे ख्याल से प्रूविंग समझ में आ गई होगी, एक बार खुद भी करके देख लेना। फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन, तो 4 फैक्टर्स हैं जो कि एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करते हैं। पहला हो गया हमारा द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता है। इतना ग्राफ अब तुम लोग समझ ही लेते हो, 9th में भी बड़े अच्छे अच्छे ग्राफ पढ़े हैं। तो ये एक्स एक्सिस पे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं प्रैक्टिकली, और वाई एक्सिस पे एंगल ऑफ डेविएशन हम लोग नोट करते जाते हैं। तो प्रैक्टिकल करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग इंक्रीज करते गए, एक रे आ रही है और उसके बाद अलग अलग एंगल, जैसे कि तुम लोगों को ये प्रिज्म को थोड़ा सा रोटेट करते जाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा। तो उसकी हर बढ़ते हुए एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो भी रे इमर्ज हो रही होगी उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली हम लोग कुछ डेटा कनेक्ट करेंगे डेल्टा के लिए। डेल्टा क्या, एंगल ऑफ डेविएशन के लिए। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होना चालू कर देता है। एक पॉइंट ऐसा आता है फॉर सम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक ऐसा आई हमको मिलता है जिसके लिए हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम होता है। ठीक है, इस ग्राफ से साफ साफ दिख ही रहा है कि यहाँ पे ये इस वाई वैल्यू सबसे कम, मतलब कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एम मिनिमम होगा। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो ये देखो ग्राफिकली ये एंगल ऑफ डेविएशन फिर इंक्रीज होना चालू कर दिया। किन्हीं दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हमको एक ही एंगल ऑफ डेविएशन हमको मिल रहा है, बट एक सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए एक ही आई ऐसा है, क्योंकि एक ही वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी जो कि इस ग्राफ को एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए 3 कंडीशन हो गई। जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो बेस के पैरेलल होगी, फर्स्ट पॉइंट। ये जो R1 है दैट विल बी इक्वल टू R2। पहला तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू बेस, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, R1 इज इक्वल टू R2। थर्ड पॉइंट, एंगल ऑफ I विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ E, मतलब इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल विल बी इक्वल, R1 will be equal to R2 and the refracted ray will be parallel to the base of prism। ठीक है, तो अब फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन एक फार्मूला बना कि when एंगल ऑफ I is equal to एंगल ऑफ E, ठीक है, तो फिर मिनिमम डेविएशन एंगल क्या होगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन विल बी E is equal to I, तो I plus I 2I हो जाएगा, 2I माइनस एंगल ऑफ A। सिंपली मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू 2I माइनस A,
ये भी माइंड में रख लो। ये कंडीशन कब फॉलो करेगी? तीन ही कंडीशन है, व्हेन I इज इक्वल टू E, R1 इज इक्वल टू R2, या थर्ड पॉइंट है रिफ्रैक्टेड रे विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये मिनिमम डेविएशन के काफी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम लोगों को अभी। ये ग्राफ आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट, सेकंड कंडीशन है द एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करने वाला सेकंड फैक्टर है द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो ऑब्वियसली तुम लोग अब तो इतना पढ़ ही चुके हो कि वो ज्यादा बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। जितना बेंड होगा फिर ये और अवे निकलेगी, तो फिर ये जो डेल्टा है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही ज्यादा होगा। तो तुम लोग ये पढ़ते हुए आ रहे हो अभी इसी चैप्टर में, जो फ्लिंट ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 होता है। जो फ्लिंट ग्लास होता है, फ्लिंट, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 होता है, और जो तुम्हारा क्राउन ग्लास होता है, क्राउन, आई थिंक उसका 1.53 होता है। तो अब देखो, इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन भी इसका ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द फ्लिंट ग्लास, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द फ्लिंट ग्लास विल बी मोर देन द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द क्राउन ग्लास। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसका ये डेल्टा, ये जो डेल्टा है वो फ्लिंट ग्लास का ज्यादा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, तीसरा फैक्टर एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये एंगल ए जितना इंक्रीज होगा, ठीक है, ये जितना इंक्रीज होगा एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही इंक्रीज होगा। ठीक है, जितना ही एंगल ऑफ ए इंक्रीज होगा उतना ही एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज होगा। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनेट हैं। अच्छा, एक फार्मूला जो होता है फॉर स्मॉलर एंगल ऑफ प्रिज्म, जो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू ए। ठीक है, ये प्रैक्टिकली मैंने भी देखा है कि ये नियर अबाउट 5 डिग्री जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, 5 डिग्री के लिए ये फॉर्मूला काम करता है। अदरवाइज बिगर एंगल्स के लिए फॉर्मूला काम नहीं करता है। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत पतला सा प्रिज्म है, वो एंगल ऑफ ए जो है काफी कम है, 5 डिग्री 6 डिग्री 4 डिग्री के आसपास है, तब तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करना, अदरवाइज मत करना। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, द फैक्टर, फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन इज द कलर ऑफ लाइट। तुम लोगों ने अभी इसी पार्ट 1 या पार्ट 2 में शायद मैंने बताया था कि जो वायलेट रे होती है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेड रे की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। वेवलेंथ और वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है, प्रोपोर्शनेट होती है डायरेक्टली। तो ऑब्वियसली वायलेट की स्पीड प्रिज्म के अंदर मिनिमम होगी, तो फिर वो सबसे ज्यादा डेविएट होगी। ठीक है, क्यों? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, एंगल ऑफ डेविएशन उसका ज्यादा। वायलेट की वेलोसिटी कम, तो रेयर मीडियम वाली वेलोसिटी अपॉन इनसाइड वेलोसिटी इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वायलेट के लिए हम लोगों का म्यू सबसे ज्यादा होगा, म्यू सबसे ज्यादा, तो वायलेट के लिए जो डेल्टा हमारा सबसे ज्यादा, तो डेल्टा फॉर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द रेड। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसी के बिहाफ पे एक फार्मूला हम लोग प्रूफ करते हैं कि देखो, इसको हम मिटा लेते हैं। इतना मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोगों ने अभी कुछ कंडीशंस पढ़ी, ये यहां पे लिखा रह देते हैं। अच्छा,
अगर तुमसे ये कह दिया जाता ये कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही आराम से ये निकाल सकते हो, क्या? साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, R1 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बट फॉर द मिनिमम डेविएशन, अगर तुमको किसी प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन दिया हो या मिनिमम डेविएशन निकालना हो और कोई डाटा दे रखा हो, देखो ये फार्मूला जो हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं कितना हेल्पफुल होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2i इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ ए, ठीक, i इज इक्वल टू दिस, ठीक। अच्छा, अब जब मिनिमम डेविएशन होगा तो अभी मैंने बताया R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू, सॉरी R1 और R2 आपस में इक्वल होंगे, और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यही पढ़ा था, क्या? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। अच्छा, यहां पे ये दोनों इक्वल है, तो ठीक है, इसको भी हम लोगों ने R मान लिया, इसको भी R मान लिया, ठीक है। तो 2R इज इक्वल टू A एंड R इज इक्वल टू A बाई 2। अब हमारा देखो I की वैल्यू और R की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दो, तो हम लोगों का एक नया फार्मूला बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन I, साइन A प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 अपॉन साइन, और R क्या है? A बाय 2, ठीक। ये फार्मूला भी तुम लोग लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, जो भी ग्लास हो, विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू एयर, साइन एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 अपॉन साइन एंगल ऑफ प्रिज्म का हाफ ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो अभी लास्ट फार्मूला प्रूफ किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला प्रिज्म का, तो उसके बिहाफ पे एक हम लोग क्वेश्चन कर लें। मुझे एक अच्छा सा क्वेश्चन नजर आया जो तुम लोग की शायद बुक में नहीं है। फॉर अ प्रिज्म ऑफ अ रिफ्रैक्टिव एंगल ए, एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल ए, रिफ्रैक्टिव एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म एक ही चीज है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज cot A by 2, cot. What is the angle of minimum deviation when angle of prism is equal to 100 degree? Okay. अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन A प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 अपॉन साइन A by 2, which is given cot A by 2, which is given cot A by 2। तो cot A by 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos A by 2 अपॉन साइन A by 2, ठीक है। cot A by 2, cot A by 2 cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। थीटा का काम क्या कर रहा है? A by 2, cos A by 2 अपॉन साइन A by 2। इधर देखो ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कर दिया। इतनी ट्रिग्नोमेट्री अब तुम लोगों को आती है बहुत अच्छे से कि अगर इसको सॉल्व करना हो तो जब चाहे cos थीटा को हम लोग साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां थीटा का वर्क कौन कर रहा है? A by 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A by 2। 9th में बहुत कर लिया ऐसे, दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो A प्लस डेल्टा m बाय 2 इज इक्वल टू 90 माइनस A बाय 2, ठीक है, 90 माइनस A बाय 2। इधर जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 180 माइनस A बाय 2 हो जाएगा, 180 माइनस A बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, हम लोगों से पूछा क्या? व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? ओके, दैट शोज
अब देखो ये a इधर आ जाएगा 2a, नहीं हम लोग को तो मिनिमम डेविएशन निकालना है ना, तो डेल्टा m को सब्जेक्ट बना लिया इज इक्वल टू 180 माइनस 2a, डेल्टा m इज इक्वल टू 180 माइनस 2a इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। ये a इधर चला जाएगा, तो बस a हमको दे रखा है 100 डिग्री। सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको यहां पे हम लोग क्वेश्चन बना देते हैं 70 डिग्री कर देते हैं, ठीक है। तो यहां वैल्यू पुट कर दो, 180 माइनस 2 इंटू 70 कितना हो जाएगा 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। मिनिमम डेविएशन हमारा 40 डिग्री हमारा निकल आया। अब हम लोग क्रिटिकल एंगल जानेंगे ये क्या होता है और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हो तुम कि कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर में जा रही है, सम पार्ट ऑफ देम गेट रिफ्लेक्टेड एंड सम पार्ट ऑफ देम गेट रिफ्रैक्टेड, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी देर बाद ये जानेंगे कि कहीं कहीं पे रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, कंप्लीटली रे रिफ्लेक्ट हो जाती है इंटरनली। तो वो कैसे होता है और वो कब होता है? देखो, सपोज करो एक रे ऑफ लाइट ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही, तो ऑब्वियसली ये डेंसर मीडियम है, तो ये जो R1 है ये I1 से ग्रेटर होगा और ये बेंड अवे हो जाएगी, ठीक है। ये रे आ रही है और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ पिछले वाले इंसिडेंस से और बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब नाउ I2 इज ग्रेटर देन, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी तो इससे ज्यादा होगा, तो ये थोड़ा सा और इस नॉर्मल से दूर हो जाएगी, बट इस एक्सिस के पास आ रही है। ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के और क्लोजर होने लगी है रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, जब रिफ्रैक्टेड रे, अच्छा ये भी देखो, जब कुछ पार्ट जो है इसका इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी उसकी जो इंटेंसिटी होगी, एम्पलीट्यूड होगा जो उस रे का, वो इस इंसिडेंस रे से कम होगा, ठीक। अच्छा, अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो गया, तो वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के और क्लोजर हो गई और इसकी इंटेंसिटी इसके पीछे वाली रे से और कम हो गई। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस के क्लोजर होती जाएगी। एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा जहां पे एंगल ऑफ ये जो रे इंसिडेंट हुई इस सरफेस पे रिफ्रैक्ट हुई, ये एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री। कौन सा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से 90 डिग्री बना रही है। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जब डेंसर से रेयरर में कोई रे जा रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है जब रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि एंगल ऑफ R इज इक्वल टू 90 डिग्री और इस इंसिडेंस एंगल को, एंगल ऑफ I को हम C मान लिया, क्रिटिकल एंगल। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। सपोज करो ये ग्लास है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, साइन C अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। साइन C, ठीक है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू साइन सी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी लॉ लगाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन सी। वो 1 अपॉन साइन सी क्या होता है, cos x सी, ये फॉर्मूला। अगर क्रिटिकल एंगल दिया गया है तो हम बड़े आराम से उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंस एंगल कम है तो रिफ्रैक्ट होगी, मतलब वो कुछ पार्ट जो है एयर में रिफ्रैक्ट होके जाएगा। लेकिन अगर तुमने कैलकुलेशन के बाद निकाला, कैलकुलेट किया और इससे तुमने क्रिटिकल एंगल और क्वेश्चन में दिया हुआ इंसिडेंस एंगल सेम आया तो आंसर क्या लिखोगे, गेट रिफ्रैक्टेड, और इसी सरफेस पे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के अलोंग ही वो रिफ्रैक्टेड रे चली निकल जाएगी। अच्छा, हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया कि अगर कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट रे जा रही है और डेंसर के अंदर लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर उसके क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो वो जो रे है वो रिफ्रैक्ट होके हमारी उसमें चली जाएगी सरफेस के, जो हमारा जो दोनों मीडियम का जो सरफेस है उसी के अलाउंग वो रिफ्रैक्ट होके चली जाएगी और इंटेंसिटी काफी, उस रिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी काफी वीक होगी। अच्छा, और काफी लाइट जो है रिफ्लेक्ट होके इनसाइड द डेंसर मीडियम ही रह जाएगी। अब हमारा एक आखिरी केस आता है जब एंगल ऑफ ये जो इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तब क्या होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और कंप्लीटली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। अच्छा, अब क्या है कि इसमें इंटेंसिटी का कहीं कोई लॉस नहीं है। अभी तक क्या था, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम था तो पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाती थी, मैक्सिमम पार्ट जो है उसका रिफ्रैक्ट हो जाता था, कुछ अंदर चली जाती थी रिफ्लेक्शन की वजह से, तो उसलिए रिफ्रैक्शन का जो है इंटेंसिटी कुछ कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होता जाता था और ये दोनों मीडियम का जो इंटरफेस होता था, ये सरफेस इसके नियर आने लगती थी और वैसे ही ग्रेजुअली उसकी इंटेंसिटी रिफ्रैक्टेड रे की वीक होने लगती थी। और जब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता था तो वो रिफ्रैक्ट होके ये सरफेस पे ऐसे निकल जाती थी लाइट रे और मैक्सिमम पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होके अंदर चला जाता था। तो इसलिए ये वाला जो रिफ्रैक्शन रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली वीकेस्ट होती थी इंटेंसिटी। अच्छा, अब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो अब वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसको कहते हैं, इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए कुछ क्रिटिकल एंगल्स मीडियम के हैं हम लोगों को याद होने चाहिए। जैसे कि तुम लोगों ने पढ़ा, याद कैसे रखोगे, कुछ पॉइंट्स और हैं इसमें, जैसे कि इफेक्ट डिपेंडेंस ऑन द कलर ऑफ लाइट, कि क्रिटिकल एंगल्स किन किन चीजों पे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल्स, तो कलर ऑफ लाइट। अच्छा, ये फिर इसी पे आ गए हम लोग विबग्योर पे, ठीक है। विबग्योर में विबग्योर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री वाला दिमाग लगा लो कि कॉसेक जो 0 होता है वो टेंडिंग टुवर्ड्स द इंफिनिटी होता है और साइन 91 होता है तो कॉसेक 90 भी
हमारा cosec 90 भी हमारा 1 होता है। तो देखो जैसे जैसे ये 1 से इंफिनिटी की तरफ ट्रेवल कर रहा है, जैसे जैसे एंगल डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे एंगल डिक्रीज हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बढ़ रहा है। मतलब कॉसेक की वैल्यू, ये कॉसेक की वैल्यू जो है हमारी इंक्रीज हो रही है कि अगर एंगल हमारा सपोज करो 30 है, ठीक है, और एक है 60 डिग्री, तो अब ये बताओ कि कॉसेक 30 हमारा ज्यादा होगा कि कॉसेक 60? भाई ये इसकी वैल्यू 2 होगी, sin 30 1/2, और इसकी वैल्यू क्या होगी 2/√3। ऑब्वियसली कि वैल्यू ज्यादा एंगल कम, वैल्यू ज्यादा एंगल कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा क्रिटिकल एंगल कम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो क्रिटिकल एंगल कम। उसी तरह वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो क्रिटिकल एंगल कम। रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर देन वायलेट तो क्रिटिकल एंगल हमारा उसी के अकॉर्डिंग जो ज्यादा तो क्रिटिकल एंगल कम। तो अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देख लो कि चाहे तो जो टेबल तुम लोगों के पास है ट्रिग्नोमेट्री वाली मैथमेटिक्स की बुक में, उसमें कंपेयर कर लेना वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, ये सब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। 1.33 एंगल ज्यादा। देखो जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है एंगल कम होता जा रहा है, डिग्रीज कम होते जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ेगा क्रिटिकल एंगल वैसे वैसे कम होगा। अब तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स में, हाँ, तो डिपेंडेंस ऑफ ऑन कलर ऑफ लाइट समझ में आ गया, ठीक है। वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा क्रिटिकल एंगल कम, उसी तरह रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो क्रिटिकल एंगल ज्यादा। डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पढ़ चुके हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मीडियम के अंदर वेलोसिटी बढ़ती है, मीडियम के अंदर अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है तो क्रिटिकल एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तुम लोग समझ गए। क्या होगा कि अब किसी भी डेंसर मीडियम के अंदर, किसी भी डेंसर मीडियम के अंदर अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो अब जैसे वाटर का क्वेश्चन है, वाटर के अंदर का, तो उसका क्रिटिकल एंगल 49 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 49 से कम है तो इसका मतलब क्या है, कुछ अंदर पार्शियली रिफ्लेक्ट होगी, पार्शियली रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, अगर इंसिडेंस एंगल 49 डिग्री है तो ये रे रिफ्रैक्ट होके ये सरफेस पे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। उसी तरह से कोई क्वेश्चन तुमको मान लो कि दे रखा है फ्लिंट ग्लास और ऑर्डिनरी ग्लास, ये वैल्यूज बहुत ध्यान रखना, क्योंकि अगर प्रिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर फ्लिंट ग्लास और ऑर्डिनरी ग्लास या केवल ग्लास लिखा हो तो उसका C 42 डिग्री लेना, अदरवाइज अगर फ्लिंट ग्लास लिखा है तो 39 डिग्री लेना। देखो क्योंकि अगर ये मान लो ये सरफेस जो है हमारी ऑर्डिनरी ग्लास की है, ओके, और सपोज करो ये एंगल हमारा 42 डिग्री है, ये अंदर जो है ऑर्डिनरी ग्लास है हमारा, तो ये क्या होगा, अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर इंसिडेंस एंगल है तो ये रे ऐसे निकल जाएगी। बट अगर ये फ्लिंट ग्लास होता और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री होता, 42 डिग्री होता, तो देखो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए इन वैल्यूज का याद होना बड़ा जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स तुम लोग सोच समझ के करोगे, अदरवाइज बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, तो अब कुछ केसेस बनते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम लोग जब कभी प्रिज्म का सेट लेने जाते हैं तो कुछ प्रिज्म के जो सेट होता है उसमें
जो प्रिज्म होते हैं 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री का भी होगा उसमें। तीनों एंगल जो है प्रिज्म के 60 60 60 भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल ये मैंने तीनों फिगर 45, 90 और 45 डिग्री के ये बनाए, ठीक है। ये भी 45, ये भी 45, ये 45। तो इनके यूजेस क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अब हमको एप्लीकेशन देखना है। अच्छा, तो जो इंसिडेंट, हाँ, तो अब जब लाइट रे, सपोज करो हमारा प्रिज्म इस तरह से रखा हुआ और ये नॉर्मली इस पे इंसिडेंट करता है एट सरफेस ए बी। अब ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट है तो ये सीधे निकल जाएगी अनडेविएटेडली। बट अब देखो, क्योंकि ये भी 45 है तो ये भी 45 होगा, और ये अगर 45 है तो ऑर्डिनरी ग्लास के 42 डिग्री और फ्लिंट ग्लास के 39 डिग्री, दोनों से ही ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा जब, ठीक है। तो ये रे ऐसे निकल के ऐसे निकल गई हमारी। उसी तरह एक ये ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है ओ ओ डैश, सपोज करो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ओ ओ डैश, तो उसको 90 डिग्री पे अगर हमको बेंड करना है ऑब्जेक्ट की इमेज को, तो मतलब डेविएट करना है थ्रू द 90 डिग्री। कुछ याद आ रहा होगा, लास्ट ईयर प्लेन मिरर बना दिया करते थे पेरिस्कोप वाले क्वेश्चन में। अच्छा, अब तो इतनी देर में पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि प्लेन मिरर में जो इंटेंसिटी कम हो जाती है लाइट रे की, कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ उसमें अंदर इंटरनल रिफ्रैक्शन हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी रिफ्लेक्ट होता है। तो रिफ्लेक्टेड जो इमेज होती है उसकी इंटेंसिटी जो है 100% इंसिडेंट रे के बराबर नहीं होती, इमेज इमर्जिंग रे की या रिफ्लेक्टिंग रे की। तो अब हम लोग पेरिस्कोप में 45, 45, 90 डिग्री वाला प्रिज्म यूज करते हैं। तो बस सेम चीज कि ये रे आ रही है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, पूरी की पूरी जो है ये 90 डिग्री हमारी डेविएट हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक पेरिस्कोप लगा होगा, जैसे कि यहाँ पे था, इसके पलट के ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब वो इस डायरेक्शन में वो तुमको यहां से फिर 90 डिग्री पे डेविएट कर देगी। तो सपोज करो कि बाहर कोई शिप है, उधर ये सबमरीन है, तो इस तरह से पेरिस्कोप वर्क करेगी। अच्छा, टू डेविएट, तो ठीक है, ये वाला केस 45, 45, 90 डिग्री में ये वाला फिगर कहीं दिख जाए तो इसका एप्लीकेशन पेरिस्कोप है, ठीक है। दिस इज यूज्ड इन पेरिस्कोप। Why the prism is used in periscope? क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में there is no loss in the intensity of incident ray। अच्छा, अब किसी रे लाइट को हमें डेविएट करना हो थ्रू 180 डिग्री, देखो ये जा रही थी, अब तो ये वापस आ रही है ना, तो ये जा रही है, ये वापस आ रही है, तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री डेविएट हो गया। तो अब देखो ये 90 डिग्री इस पे स्ट्राइक करेगी इस इंसिडेंट रे, क्या होगा, डायरेक्ट अनडेविएटली अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पे फिर वही चीज कि ये एंगल भी तो 45 डिग्री का होगा, और 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 45 और 39, ठीक है। प्लेन ग्लास यूज करो चाहे ऑर्डिनरी ग्लास यूज करो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर यहाँ पे ये 45 डिग्री एंगल होगा, ये इंसिडेंट रे इसके लिए, तो अब ये 45 डिग्री, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये सीधे 180 डिग्री के से डेविएट हो जाएगी। अब ये किस में यूज होता है? ये यूज होता है कैमरा में और उसमें तुम्हारे बाइनोकुलर में, कैमरा में। इसके यूजर्स याद रख लेना। अब तो हम लोग जो है इमेज वगैरह में इफेक्ट डालना हो तो बहुत सारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आ गए हैं। पहले क्या होता था कि आधा जैसे कि किसी फोटोग्राफर जो होते थे कि एक पर्टिकुलर ये इमेज है, उसका नीचे भी थोड़ा सा ऐसा उल्टा फिगर आ जाए, हम लोग नहीं फोटोशॉप वगैरह में करते हैं, तो तब वो लोग जो है प्रिज्म का यूज करते थे, जिस जमाने में जो है ये सब फोटोशॉप वगैरह नहीं होती थी, तो ये प्रिज्म सेट होता था हर फोटोग्राफर के पास। अच्छा, अब
कोई हाँ किसी भी इमेज को इरेक्ट करने के लिए भी जो है, इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करने के लिए, सपोज करो ये इमेज इन्वर्टेड है, तो अब ये इसके पैरेलल ये राइट आ रही है, फिर वही यहां पे तो चलो ठीक है, रेयर से तुम्हारे डेंसर में जा रही है, तब तो रिफ्रैक्शन हो गई होगा, लेकिन अब ये फिर 42 डिग्री से ज्यादा है ये एंगल, क्योंकि देखो 42 डिग्री से ज्यादा है तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद ये फिर जो है उसके बाद ये रे इधर निकल जाएगी। उसी तरह अब ये देखो रेड लाइन, इसीलिए मैंने रेड कलर से बनाया है, तो ये अगर इसका इमेज का हेड है तो अब ये देखो रेड पे इमेज का हेड अब इधर हो जाएगा, और ब्लू पे इमेज का अगर बॉटम है तो ये ब्लू लाइन पे हमने बॉटम बना दिया। तो अब देखो इन्वर्टेड इमेज को इसने इरेक्ट कर दिया। तो ये 45 90 डिग्री और 45 डिग्री प्रिज्म के 3 यूजर्स हैं, ठीक है, पेरिस्कोप, कैमरा, बायनोकुलर, और ये किसी भी इमेज को जो है, इन्वर्टेड इमेज को जो है इरेक्ट करने के लिए यूज होता है। और इसका स्लाइड प्रोजेक्टर, इसमें बायनोकुलर या कैमरा, ये पेरिस्कोप। तो यूजर्स ये हैं, पेरिस्कोप, बायनोकुलर, कैमरा और स्लाइड प्रोजेक्टर। अब देखो क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे। मान लो कि एक क्वेश्चन दे दिया गया 60 डिग्री का प्रिज्म है, अब कह दिया कि लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली किसी एक सरफेस पे, सपोज करो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, ये 90 डिग्री है। अच्छा, ये इस सरफेस पे 90 डिग्री है तो ये अनडेविएटेडली सीधे निकल जाएगी। अब क्या होगा, इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे तुम एक नॉर्मल खींचोगे। अच्छा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो इस ट्रायंगल में ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। जब अच्छा ये नॉर्मल है तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और चाहे फ्लिंट ग्लास हो, चाहे नॉर्मल स्टैंडर्ड ग्लास कैसा भी हो, उसके क्रिटिकल एंगल से तो ज्यादा ही है। तो अब क्या होगा, ये 60 डिग्री, तो ये भी जो है 60 डिग्री एंगल बना के ये इधर की तरफ इंटरनली, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होके नीचे निकल जाएगी। अब आराम से देखो, ये 30 है, ये 60, ये 60, तो ये भी 30 होगा। इसका मतलब इस सरफेस पे भी ये 90 डिग्री पे ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे निकल जाएगी। अब फर्दर क्या न्यूमेरिकल होगा, जब फिगर तुमने अच्छे से बना लिया तो क्वेश्चन अपने आप ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। कोई क्वेश्चन इस पे आ रहा है, ये सपोज करो 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री वाले प्रिज्म के लिए, तो अब इसमें यहां पे 90 डिग्री है तो ये सीधे की सीधे इस सरफेस पे तो बगैर डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। अब ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा 60 डिग्री। एक इस पॉइंट पे नॉर्मल खींचोगे तो ये 30 डिग्री है। अब ये क्या है, ये तो तुम्हारा उससे कम है, क्या बोलते हैं, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो अब ये हो गया ना 30 डिग्री, इससे कम हो गया, किससे, क्रिटिकल एंगल से, लेस देन 30 डिग्री इज लेस देन जो है 42 डिग्री। 40 डिग्री से तो ये 30 डिग्री कम है, तो ये 30 डिग्री एंगल वो होगा, इंसिडेंस एंगल होगा। तो अब ये जो है थोड़ा सा अवे होके रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल जाएगी। अच्छा, और इसी तरह से केस होंगे। अब कोई रे सपोज करो, एक इसी फिगर पे ही मैं बना देता हूं कि अब इधर से कोई एक 90 डिग्री पे ये इंसिडेंट हो रही है, तो अनडेविएटेडली सीधे निकल गई, सपोज करो है, तो ये निकल गई। अब देखो कि इस पे जब ज्योमेट्री से ये एंगल तुम लोग निकाल लोगे, ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री है तो ये फिर जो है बाहर निकल जाएगी रिफ्रैक्ट होके, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से तो कम है ना। इस तरह से कई क्वेश्चंस आएंगे, फिगर बनाओ, प्रैक्टिस करो। लो एक क्वेश्चन और करा देता हूं। तो इस तरह से क्वेश्चन आया करेंगे इस चैप्टर में। रे ऑफ लाइट इंटर्स अ ग्लास स्लैब, कोई एक फिगर बना दिया गया, उसमें एक ग्लास स्लैब दे दिया PQRS, उसमें इंटर कर रही है, एक फिगर दे दिया गया।
उसका क्रिटिकल एंगल दे दिया गया किस मटेरियल का, वो ग्लास स्लैब है 42 डिग्री, या हो सकता है तुमको दे दिया जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास इज द 1.5, तुमको रटा होना चाहिए कि उसका क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, या केवल तुमको दे दिया गया फ्लिंट ग्लास दे दिया गया तो उसका क्रिटिकल एंगल 39 डिग्री है, तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इसका रे डायग्राम, कंप्लीट रे डायग्राम बनाइए। तो जहां पे ये स्ट्राइक कर रही है वहां पे हमने एक तो पहले उस पॉइंट पे एक नॉर्मल खींचा, तो अब ये वाला इस रे के लिए ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस 42 हो गया 48 डिग्री। ठीक, अब देखो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो यहां पे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये अगर 48 डिग्री है तो ये रे भी ऐसे हमारी 48 डिग्री यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखो कि इस सरफेस पीएस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, अब ये जो रे है इस पॉइंट पे तो ये इंसिडेंट रे का काम कर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये अगर 48 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 42 डिग्री, और अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द डेंसर मीडियम किसके बराबर हो गया, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो हम लोगों ने बताया वो थर्ड केस क्रिटिकल एंगल की, अब वो ये जो इंटरफेस है ये डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम वाला, इस इंटरफेस पे ही ये ऐसे निकल जाएगी ये रे, ये रे जो है यहां से गई, यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि जो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। अब यहां पे देखो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द डेंसर मीडियम इस सरफेस पे पीएस सरफेस पे 42 डिग्री हो गया, जो कि हमारा कितना है 42 डिग्री गिवन है, तो फिर अब ये इस पे निकल गया। सपोज करो फ्लिंट ग्लास दे रखा होता तब तो उसका क्रिटिकल एंगल 39 डिग्री होता। ठीक है, अभी भी यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये भी 42 डिग्री है, लेकिन अब क्या है कि क्रिटिकल एंगल तो 39 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल तो 39 डिग्री है इसका। अगर ये फ्लिंट ग्लास दे देते तब तो क्या होता है यहाँ पे फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिर हो जाता। अभी तो क्या था कि ऑर्डिनरी ग्लास था, क्रिटिकल एंगल और इंसिडेंस एंगल एक बराबर हो गया, लेकिन अभी तो 42 डिग्री इससे 39 से ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे ये 42 डिग्री वाला ब्लैक पेन से बनाता हूं, 42 डिग्री वाला जो है बिल्कुल यहीं पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता। अगर ये फ्लिंट ग्लास वाला क्वेश्चन होता तब तो फिर हमारा ये फिगर बनता, लेकिन ऑर्डिनरी ग्लास वाला क्वेश्चन है तो हमारा ये आंसर है। ठीक है, इस बहुत ही चैप्टर आसान है, लेकिन एक एक चीज को बहुत महीन क्वेश्चन को पढ़ना समझना तब सॉल्व करना है। अब तुम लोग ये जो है चैप्टर ऑप्टिक्स वाले चैप्टर का फर्स्ट जो 3 चैप्टर्स हैं आईसीएसई की बुक में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसेस, ये हम लोगों का थ्योरेटिकली फिनिश हो गया। न्यूमेरिकल्स लगाओ और कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर मुझे दिखते हैं कहीं पे तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज मुझे लगता नहीं है। ये तुम लोगों की बुक बड़ी अच्छी है, इसके सारे क्वेश्चंस लगा डालो। इसके बाद नेक्स्ट हमारी क्लास होगी रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस एंड फाइनल चैप्टर है स्पेक्ट्रम। इसी बीच में हम मैथमेटिक्स का एक वीडियो और तुम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला मैथमेटिक्स का और इसी पीरियड में ही बनाऊंगा, इसी वीक में 10 डेज के ही अंदर जो है मैथ्स का भी बनाता हूँ, और ये फिजिक्स का हम लोग को खत्म करना है।